हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, वो एक फेमस टॉपिक है जिसका कि हम अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं या किसी के मुंह से सुनते रहते हैं। टॉपिक का नाम है नौकरशाही। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग नौकरशाही के विषय में जानेंगे कि वास्तव में नौकरशाही होती क्या है, इसके अर्थ और परिभाषा क्या है, नौकरशाही का कार्य क्या होता है, नौकरशाही की विशेषताएं क्या है, नौकरशाही के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की नौकरशाही होती है और नौकरशाही के गुण और दोष क्या होते हैं। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नौकरशाही के विषय में कि नौकरशाही क्या होती है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको नौकरशाही बताने का मैं प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आपको एकदम समझ में आ जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मैं जो समझा रहा हूं आप ध्यान से उसको समझते चलिए। फ्रेंड्स, नौकरशाही से पहले मैं आपको बताऊंगा सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सरकार के अंग पर एक वीडियो हमारा आ चुका है और उसको तो हर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि अगर उसको बेस है, अगर उसको आप नहीं समझे रहेंगे तो फिर आपको पॉलिटिकल साइंस या राज्य व्यवस्था आपको समझ में नहीं आएगी। तो बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। सरकार के अंग, तो सरकार के आपको बताया गया 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? बने हुए कानून को देश में लागू करना और देश का शासन चलाना। न्यायपालिका कार्य क्या होता है? कि उस कानून को तोड़ने वाले को दंड दे, संविधान की रक्षा करे। तो इस तरह से सरकार के तीनों अंगों का कार्य अलग है। उस वीडियो में आपको बताया गया था कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। तो आपको बताया गया था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका है। देखिए फ्रेंड्स, कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं, 2 तरह से हम कार्यपालिका को समझ सकते हैं। एक कार्यपालिका का संक्षिप्त रूप होता है और एक कार्यपालिका का विस्तृत अर्थ होता है। तो उसके अर्थ को हम 2 तरह से हम समझ सकते हैं। अगर हम उसको संक्षिप्त अर्थों में समझें कि कार्यपालिका का मतलब शॉर्ट रूप क्या है, तो आप हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिला करके देश की कार्यपालिका बनती है। ये कार्यपालिका में आते हैं। लेकिन अगर विस्तृत अर्थों में हम कार्यपालिका को समझने का प्रयास करेंगे तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति से लेकर के निचले स्तर तक का कर्मचारी भी आ जाएगा, जो कि नीतियों को क्रियान्वयन करने में अपनी भूमिका को निभाता है। अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक, जो निचले स्तर तक का है, मैं उसको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति से लेकर निचले स्तर तक कर्मचारी सब कार्यपालिका में आएंगे। क्योंकि कार्यपालिका कार्य क्या होता है? कार्यपालिका कार्य होता है कि नीतियों का जो है क्रियान्वयन करना, देश में लागू करना, और लागू करने में ऊपर से लेकर के नीचे तक कर्मचारियों तक की भूमिका होती है। तो ये कार्यपालिका का विस्तृत अर्थ हुआ। तो आज विस्तृत अर्थों में ही हम कार्यपालिका को समझने का प्रयास करेंगे और इसी के अंतर्गत नौकरशाही को ढूंढेंगे कि नौकरशाही वास्तव में है कहां। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां लिखा है बोर्ड में, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होता है अस्थायी कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में ऐसे राजनीतिक लोग आते हैं जिनका चुनाव होता है, जो चुनाव जीत करके आते हैं, थोड़े समय के लिए आएंगे, थोड़े समय के बाद फिर हट जाते हैं, फिर चुनाव होता है, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं। जैसे आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो कार्यपालिका है ये 5 साल के लिए है। 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे, 5 साल के बाद हट जाएंगे। तो चूंकि ये थोड़े समय के लिए रहते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। इसको राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका क्योंकि इसमें जितने लोग होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के होते हैं और राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध होने के कारण इनको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में ऐसे लोक सेवक आते हैं। इसमें कौन आएगा? लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी, अधिकारी से लेकर के नीचे तक का। तो स्थायी कार्यपालिका में ऐसे लोक सेवक आते हैं जिनका निर्वाचन नहीं होता, जिनका चुनाव नहीं होता, बल्कि योग्यता के आधार पर उनका चयन होता है। उनका क्या होता है? चयन।
योग्यता के आधार पर उनका चयन होता है और ये राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, इसलिए इनको अराजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। ये लंबे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्थायी कार्यपालिका। और चूंकि इनकी राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है, सक्रिय भूमिका का मतलब ये नहीं कि वो चुनाव नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट देंगे लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का न तो प्रचार करेंगे, न प्रसार करेंगे, न तो उसके पक्ष में कोई बयानबाजी करेंगे। तो राजनीति में ये तटस्थ रहते हैं, राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका इनको निभाने पर पाबंदी होती है, इसलिए इनको अराजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि राजनीति में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये अपने कर्मचारी होते हैं, जो भी लोग सरकार चुनाव बनाए, जो भी राजनीतिक दल चुनाव जीत करके आएगी, सरकार बनाएगी, उसी के साथ ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं? इसमें कर्मचारी आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप समझ गए, आप अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। भारत में जहां भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर अस्थायी कार्यपालिका को या राजनीतिक कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आता है। अब देखिए जो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, मैंने कहा कि ये राजनीतिक होते हैं, ये किसी न किसी राजनीतिक दल के होते हैं और हर राजनीतिक दल का एक अपना एजेंडा होता है जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ता है और जब सत्ता प्राप्त करता है तो उसी एजेंडे के अनुसार वो कार्य करता है, उसी अनुसार वो नीतियों का निर्माण करता है और उन्हीं नीतियों का देश के ऊपर क्रियान्वयन करता है, देश के ऊपर लागू करता है और देश पर शासन करता है। हर राजनीतिक दल यही करता है। अब जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो ये मंत्री लोग नीति बनाते हैं, जो इनके कानून बनाते हैं, उस कानून का क्रियान्वयन कौन करता है? उस कानून का क्रियान्वयन लोक सेवक, उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके जो नीचे के अधिकारी गण होते हैं, वही तो उनका क्रियान्वयन करते हैं। सरकार ने कह दिया कि भाई 15 से लेकर के हमको 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाना है, ये काम जो है 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। सरकार ने तो अपना नियम बना दिया, लेकिन 2 महीने में टीका लगाने का कार्य कौन करेगा? ऊपर से आदेश आएगा, अधिकारी लोग उसका क्रियान्वयन कराएंगे, कहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या व्यवस्था चाहिए, तो उसका पालन, आदेश का पालन कौन करता है? जितने लोक सेवक होते हैं वो करते हैं। तो ये लोग क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, जितने भी नीतियां होते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन कौन करते हैं? मंत्री किसके माध्यम से करते हैं? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, यहां तक समझे। अब देखिए प्रधान जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है या अस्थायी कार्यपालिका होती है, ये जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनको 5 साल बाद चुनाव लड़ना है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, इनको जवाबदेही देना होता है। लेकिन जो लोक सेवक होते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो अपने अधिकारी के प्रति, अपने से ऊपर वाले अधिकारी के प्रति जवाब देंगे होंगे, जनता को जवाब देने नहीं जाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ते नहीं हैं, ये राजनीतिक होते नहीं हैं, तो इनकी जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मंत्रियों की जो है उत्तरदायित्व होता है, लेकिन लोक सेवकों का जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ये अपने से ऊपर वाले अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये इनकी आड़ में, इसीलिए तो रैमजो मेयर का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री लवादे के अंतर्गत नौकरशाही फलती फूलती है। तो मंत्री के लवादे के अंतर्गत मतलब कि उत्तरदायित्व इनका नहीं होता है। उत्तरदायित्व किसका होता है? इनके, और सारे कार्य ये करते हैं, काम ये करेंगे, नाम इनका होगा, और नाम इनका होगा और जवाब भी इन्हीं को देना पड़ेगा। ये जवाब भी नहीं देते हैं। तो सारी नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है? लोक सेवक करते हैं। यही लोक सेवक को ही हम नौकरशाही कहते हैं। यानी कि जितने लोक सेवक हैं, जितने भी सरकार अधिकारी हैं, नौकरशाही का मतलब क्या? अधिकारियों का शासन, कर्मचारियों का शासन। तो ये वास्तव में शासन यही कर रहे हैं, सारे नियमों का क्रियान्वयन यही कर रहे हैं, और यही नौकरशाही में आते हैं। तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा कि नौकरशाही अगर कहा जाए तो नौकरशाही में क्या आएंगे? लोक सेवक आएंगे। सभी जितने हैं अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सब किस में आएंगे? नौकरशाही में आएंगे। ठीक है, इसीलिए एक परिभाषा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि नौकरशाही जो है स्थायी कर्मचारियों का शासन है। स्थायी कर्मचारी का, ये तो बदल जाएंगे 5 साल के बाद, लेकिन ये नौकरशाही जो अधिकारी रहेगा वो रहेगा, लंबे समय तक रहेगा, ये नहीं बदलता है।
कार्यपालिका बदलती रहती है, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार हो जाएगी, राजनीतिक कार्यपालिका बदलती रहेगी, राष्ट्रपति बदलते रहेंगे, प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन अधिकारी जो है अपने पद पे बने रहेंगे, ये अस्थायी हैं। तो नौकरशाही क्या है? नौकरशाही स्थायी कर्मचारियों का शासन है, ये स्थायी रूप से शासन करते हैं, जो न तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मैंने कहा कि इनका चुनाव जनता नहीं करती है, ये वोट मतलब चुनाव लड़के नहीं आते हैं, ये अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर ये जो है परीक्षा देते हैं, उसमें चयन होते हैं, तब इनका नियुक्ति होती है। तो जो जनता के प्रति, जो ना तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, मैंने बता दिया। लेकिन देश की निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के शासन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं की होती है। मंत्री को कोई आंकड़ा नहीं मालूम होता है, रेल मंत्री है उसको रेल का आंकड़ा नहीं मालूम है, रेल के आंकड़े उसको कौन बताता है? ये अधिकारी बताते हैं, लोक सेवक बताते हैं। कौन सा कानून बनाना है वो तो बता दिया कि हमको ऐसे कानून चाहिए, उसका खाका बनाकर कौन देता है? नौकरशाही देते हैं, अधिकारी ही देते हैं। तो देश के निर्णय में, देश की निर्णय प्रक्रिया में, किसी कानून बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप दिमाग में खाका ये रखिएगा कि लोक सेवक, नौकरशाही की मतलब अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यद्यपि एक विशेष वर्ग के रूप में नौकरशाही जैसे तंत्र का जन्म जो है वो युगों पहले हो चुका था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद, जो कि 18वीं शताब्दी में हुई, उसके बाद संगठित रूप से नौकरशाही जो है हमारे सामने उभर के आती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आधुनिक नौकरशाही का जन्म अगर पूछा जाए या संगठित रूप से नौकरशाही का जन्म कब हुआ, तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। एक चीज़ मैं और स्पष्ट आपको कर दूं कि नौकरशाही का अस्तित्व जो है वो हर प्रकार की शासन प्रणाली में होती है। तानाशाह में भी आपको देखने को मिलेगा, अधिनायक तंत्र व्यवस्था रहेगी, वहाँ भी आपको नौकरशाही देखने को मिलेगी, और लोकतंत्रात्मक शासन में भी नौकरशाही आपको देखने को मिलेगी। केवल उसके कार्य और रूप बदल जाते हैं। तानाशाह निरंकुश शासन प्रणाली में, अधिनायकवादी शासन प्रणाली में नौकरशाही का प्रयोग जो है वो जनता के शोषण के लिए किया जाता है, और जबकि लोकतंत्र में नौकरशाही का प्रयोग जो है वो जनता के भलाई के लिए किया जाता है। बस यही अंतर है, और इसका रूप लेकिन आपको अस्तित्व जो है वो हर जगह दिखाई देगा। अगर इसको शाब्दिक दृष्टि से हम विचार करें फ्रेंड्स, तो नौकरशाही को अंग्रेजी में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी जो है ये फ्रांसीसी शब्द है, ब्यूरो से निकला हुआ है। ब्यूरोक्रेसी ये अंग्रेजी शब्द है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वो ब्यूरो से निकला है। ब्यूरो एक फ्रांसीसी शब्द है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती है, फ्रांसीसी शब्द से ब्यूरो की उत्पत्ति हुई जो है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रांसीसी शब्द से हुई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से हुई है। अब ब्यूरो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मेज या लिखने की डेस्क। तो 18वीं शताब्दी में जहाँ जो अधिकारी लोग बैठकर कार्य करते थे, इस ब्यूरो का अर्थ जो का प्रयोग जो है उस स्थान के लिए किया जाने लगा जहाँ अधिकारी लोग बैठ करके कार्य करते हैं। तो एक तरह से अधिकारियों का जो बैठने का स्थान था उस स्थान को ब्यूरो कहा जाने लगा। शुरुआत में इसका प्रयोग मेज और डेस्क के लिए किया जाता था, जिसके ऊपर अधिकारी लोग कार्य करते थे। ब्यूरो क्या है? ये फ्रांसीसी शब्द है, और इसी ब्यूरो से क्या बना है? ब्यूरोक्रेसी बना हुआ है। ठीक, तो ब्यूरो का अर्थ जो है 18वीं शताब्दी में उस स्थान के लिए मैंने बताया कि किया जाने लगा जहां पर कि अधिकारी लोग बैठ करके कार्य करते थे। और क्रेसी जो इसमें लगाया गया वो प्रत्यय है। क्रेसी का अर्थ होता है शासन, जैसे डेमोक्रेसी जनता का शासन, उसी तरह से क्रेसी का अर्थ हुआ शासन। तो ब्यूरो का अर्थ हुआ उस, मैंने कहा कि उस स्थान के लिए प्रयोग किया था जहां अधिकारी लोग बैठ कार्य करते थे, यानी अधिकारियों के लिए एक तरह से प्रयोग किया जाने लगा। और क्रेसी का अर्थ हो गया शासन। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? अधिकारियों का शासन, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर अधिकारियों का शासन चलता हो, उसे हम कहा गया ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन कह रहे हैं। इसके अनुसार देखिए, जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ होता है तानाशाह का, और प्रजातंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, उसी प्रकार ब्यूरोशाही का अर्थ होता है ब्यूरो का शासन, यानी अधिकारियों का शासन। कार्ल ये फ्रेडरिक ने कहा है कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है। ये नौकरशाही की विशेषता है। पद सोपान क्या होता है, कार्यों का विशेषीकरण क्या होता है, मैं आगे अभी इसकी विशेषताएं बता रहा हूं तो उसमें बताऊंगा।
चूंकि ये परिभाषा है, इसको आप ऐसे रट लीजिएगा, और चूंकि इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हुए उसी को मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूं। तो ये कार्ल फ्रेडरिक की परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। किसी भी परिभाषा को अगर आप कसौटी पर कस रहे हैं कि नौकरशाही के लिए परिभाषा है ये, तो नौकरशाही का दिमाग में खाका मैंने कहा बैठाए रहिएगा कि नौकरशाही मतलब अधिकारी कर्मचारी। तो जब अधिकारी कर्मचारी आप सोचते रहोगे नौकरशाही, तो ये समझ में आएगा कि पद सोपान, पद सोपान का मतलब एक नीचे में क्रम मिलेगा आपको, ऊंच नीच का क्रम, कि ये अधिकारी हैं, डीएम है, डीएम के नीचे कौन होगा, उनके नीचे कौन होगा, तो एक पदों का क्रम बना रहेगा, पद की एक सीढ़ी बनी होती है, उसे कहते हैं पद सोपान। ठीक है, तो ये नौकरशाही की विशेषता होती है। यहाँ उच्च से लेकर के निम्न स्तर तक कर्मचारी पाए जाते हैं। पदों का एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी होती है। निचले स्तर पर ये कर्मचारी होते हैं, इनसे ऊपर ये हो गए, इनसे ऊपर ये होते हैं, इनसे ऊपर ये होते हैं, इनसे ऊपर ये होते हैं, सबसे ऊपर ये होते हैं। तो एक पदों का सीढ़ी होता है, इसी कहते हैं पद सोपान। कार्यों का विशेषीकरण, हर व्यक्ति अपना कार्य करता है, सबका कार्य निश्चित है क्या करना है, इसको कल क्या करेगा, अधिकारी क्या करेगा, सबका कार्य बता दिया गया। तो उस कार्य को करते करते इनके अंदर एक विशेषीकरण आ जाता है। विशेषीकरण मतलब उसी कार्य करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है, आगे बताएंगे। तो नौकरशाही उन लोगों के पद सोपान, कार्यों के विशेषीकरण तथा उच्च स्तरीय क्षमता से युक्त संगठन है जिन्हें इन कार्यों पर, इन पदों पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अधिकारी लोग की भर्ती होती है, ट्रेनिंग होता है, उनका प्रशिक्षण देते हैं, तब चयन होता है उनका, तब जाकर वो कार्य करने के लिए उनको भेजा जाता है। लास्की की परिभाषा देखिएगा कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी सरकार के लिए किया जाता है जिस पर पूरा नियंत्रण कर्मचारियों के हाथों में होता है। आपको यहीं से स्पष्ट होता चला जाएगा, केवल दिमाग में ये रखिएगा नौकरशाही मतलब अधिकारी और कर्मचारी, बस। और उनकी शक्ति साधारण नागरिकों पर शासन करती हो। ठीक है, रॉबर्ट सी स्टोन की परिभाषा है कि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, ये नौकरशाही की थोड़ा आलोचना में बताए हैं, तो आगे से इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, पाल एच एपेलवी ने लिखा कि नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स जो है वो स्टेटमेंट है और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे लिखा गया है वैसे ही आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, नौकरशाही जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो कि परीक्षाओं में पूछता भी है बहुत, कि सबसे पहले प्रयोग जो है वो फ्रांसीसी विचारक था, वो डी गार्डने ने किया था। ये कहाँ का रहने वाला था, ये भी पूछ सकता है, ये फ्रांस का रहने वाला था। तो फ्रांसीसी विचारक जो है डी गार्डने ने सबसे पहले किया था, और कब किया था, 1795 में किया था। तो परीक्षा का दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नौकरशाही को फ्रेंड्स हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि आपको बता भी दिया गया कि नौकरशाही को स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके कर्मचारी जो है लंबे समय तक पद बने रहते हैं। इसे गैर राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि ये राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। इनको सिविल सेवा अधिकारी भी कहते हैं, क्योंकि ये सिविल लोक सेवक होते हैं, इसलिए सिविल सेवा अधिकारी तंत्र भी कहते हैं। इनको विभागीय सरकार भी कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई विभाग जो है उस नीतियों का क्रियान्वयन करता रहता है, तो इसलिए इनको विभागीय सरकार भी कहते हैं। तो ये सब जो है नौकरशाही के अन्य नाम हैं, इनको इन अनेक नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वान भी इस नौकरशाही को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे यहाँ जॉन विक का नाम दिया है। जॉन विक जो है नौकरशाही को देश सरकार या ब्यूरो द्वारा प्रबंध कहते हैं। और थॉमस कार्लाइल का बहुत फेमस है, ये जो है नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौकरशाही की विशेषता को। तो फ्रेंड्स, ये है नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की जो पहली विशेषता है वो है कि शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग, यानी नौकरशाही जो है वो हर प्रकार की शासन व्यवस्था में पाई जाएगी आपको वर्तमान समय में, और ये शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। बिना इसके किसी भी प्रकार की नीतियों का कार्यान्वयन संभव ही नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर अधिकारी कर्मचारी ना रहे तो सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन कौन करेगा। तो एक तरह से नौकरशाही क्या है, वो शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग है, इसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। अगर नौकरशाही को आप समाप्त कर दोगे तो शासन व्यवस्था भी एक तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है देखिए पद सोपान व आदेश की एकता का सिद्धांत। जो लोक प्रशासन में ये आप पढ़े होंगे, पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत। क्या है पद सोपान?
नौकरशाही में पदों की एक सीढ़ी होती है। पद सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, पद सोपान का मतलब पदों की सीढ़ी, नीचे से उच्चतर तक। यानी इसमें जो है उच्च और निम्न के का अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। यानी ये निम्न कर्मचारी है, ये हमसे उच्च कर्मचारी है, ये इससे उच्च कर्मचारी है। तो उच्च और अधीनस्थ जो है वो कर्मचारियों का एक संबंध होता है। जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में आप चपरासी है, उसके ऊपर अध्यापक है, उसके ऊपर प्रिंसिपल है। तो ये एक नीचे से क्रम है ना। तो इसी तरह से प्रिंसिपल के ऊपर डीआईओएस है, डीआईओएस के ऊपर जेडी है। तो इस तरह से एक चलता है, क्रम चलता है। तो ये पदों का क्रम है, पदों की सीढ़ी है। तो नौकरशाही में पद सोपान पाया जाता है। ये पद सोपान के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी कि हर नीचे पद के ऊपर कोई पद होगा, उसके ऊपर कोई पद होगा। तो इस तरह से एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत पाया जाता है। आदेश की एकता का मतलब है कि हर अधिकारी जानता रहता है कि हमको किससे आदेश लेना है। अध्यापक को पता है कि उसको आदेश कौन देगा, प्रिंसिपल देंगे। प्रिंसिपल को पता है कि उसका आदेश किसका आएगा, डीआईओएस का आएगा। डीआईओएस के ऊपर जो अधिकारी है वो उसको आदेश देगा। यानी हर कर्मचारी अपने से ऊपर के अधिकारी से आदेश लेता है। तो आदेश की एकता, यानी एक व्यक्ति ही आदेश देगा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को। यानी विद्यालय में अगर अध्यापकों को आदेश देना है तो प्रिंसिपल ही आदेश देगा। तो आदेश की एकता का सिद्धांत का पालन होता है। यानी हर निम्न कर्मचारी अपने से ऊपर के कर्मचारियों के आदेश का पालन करता है। तो ये नौकरशाही जो है वो पद सोपान और आदेश की एकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है उचित श्रम विभाजन। मैंने कहा कि ये पद सोपानिक व्यवस्था है। हर पद के लिए उसका कार्य क्या होगा ये भी डिसाइड कर दिया जाता है कि आप किस पद पर आपकी नियुक्ति हो रही है और उस पद से संबंधित क्या कार्य है ये आपको बता दिया जाता है। इसीलिए देखिए कार्य जो विशेषीकरण, एक परिभाषा में मैंने बताया था वर्ड कि कार्य विशेषीकरण। कार्य विशेषीकरण का मतलब एक ही कार्य को करते करते आपके अंदर विशेषता आ जा रही है। जैसे अध्यापक है, अब अध्यापक 10 साल से वही चीज़ पढ़ा रहा है, 15 साल से वही चीज़ पढ़ा रहा है, तो उसको किताब देखने की जरूरत नहीं है। वो विशेषज्ञ हो गया, पहुँच गया क्लास में, टॉपिक क्या है ये चीज़ पढ़ाना है, राष्ट्रपति पढ़ाना है, शुरू हो गया और राष्ट्रपति। तो ये क्या है, वो उसी कार्य को करते करते उसमें विशेषता उसको मिल गई है, विशेषज्ञता आ गई है। तो कार्य विशेषीकरण कैसे होता है, उचित श्रम विभाजन से ही आता है। यानी हर पद के लिए जो कार्य हैं वो डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो नौकरशाही की विशेषता ये होती है कि हर पद के लिए उसकी जो कार्य है वो पहले से ही निश्चित कर दिए जाते हैं। नौकरशाही की कानूनी सत्ता होती है, ये गैर कानूनी होते हैं। हर पद को कानूनी रूप से स्थापित किया जाता है। ये डीएम का पद है, ये एसडीएम का पद होगा, इसकी क्या योग्यता होगी, क्या नियुक्ति होगी, ये सब चीज़ कानून के रूप में लिखा रहता है। तो इनकी कानूनी सत्ता होती है और जिनको ताकत मिलती है वो भी कानून से मिलती है। इनके जो अधिकार हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं, ये कानून के माध्यम से ही मिलते हैं। तो नौकरशाही की जो सत्ता होती है कानूनी सत्ता होती है, इनको कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अगला है कि निश्चित व निर्धारित नियम। हर कार्य के लिए मैंने कहा कि निश्चित और निर्धारित नियम होते हैं, सब नियमों के अधीन बंधे होते हैं। नियम के बाहर जाकर कोई कार्य नहीं कर देगा। एक अधिकारी के क्या नियम हैं, क्या उसकी शर्तें हैं, किस कानून के दायरे में उसको रहना है, वो सब पहले से पता होगा। हर पद के लिए निश्चित व निर्धारित नियम होते हैं, उसी नियमों के अधीन रह करके नौकरशाही जो है वो अपना कार्य करती है। अगला फ्रेंड्स राजनीतिक तटस्थता। ये देखिए नौकरशाही जो है वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं। तटस्थ का मतलब वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। नौकरशाही मैंने कहा कि ये इनको सिर्फ वोट देने का अधिकार होता है, यही इनकी राजनीतिक भूमिका होती है। ये किसी भी दल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ नहीं सकते हैं, ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते हैं। अगर राजनीति में भाग लेना है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर नागरिक राजनीति में भाग लीजिए। आप पद पर रहते हुए आप किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप निष्पक्षतापूर्वक तटस्थतापूर्वक अपना कार्य करेंगे। तो आपको राजनीतिक नौकरशाही को जो है वो राजनीतिक तटस्थता रहती है, ये राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं, ये राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। नौकरशाह जो होते हैं वो संविधान के प्रति जिम्मेदार होते हैं। उनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति होती है, संविधान और नियमों और कानूनों के प्रति होती है। राजनीतिक दल तो आएंगे चले जाएंगे, ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं, ये नहीं किसी दल के प्रति ये प्रतिबद्ध रहें, केवल उसी का कार्य करें। अगर कोई नौकरशाह हो
और वो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध हो, उसके मन में ये रहे कि मैं फला दल का मतलब हमको सपोर्ट अच्छा लगता है, फला दल अच्छा लगता है, तो उस दल के प्रति ही वो वफादार रहे, अन्य दल आ जाएं तो उसके प्रति वफादार ना रहे, ऐसा नहीं है। राजनीतिक जो दल होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नौकरशाह जो होते हैं वो किसी दल के प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं होते हैं, बल्कि वो कानून और संविधान के प्रति इनकी प्रतिबद्धता होती है। ये इन्हीं की शपथ लेकर के अपना कार्यभार अच्छे से ईमानदारी से करते हैं। तो इनकी नौकरशाही की विशेषता क्या है कि संविधान के प्रति इनकी प्रतिबद्धता होती है। अगला है योग्यता प्रणाली। नौकरशाह का जो चयन होता है, मैंने कहा योग्यता के आधार पर होता है। एक निश्चित योग्यता निर्धारित कर दी जाती है, उसी योग्यता के अनुसार उसका चयन होता है, वैकेंसी निकलती है, लोग भरते हैं, जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनका चयन किया जाता है। तो इस पे जो चयन होता है वो किसके आधार पर होता है? योग्यता के आधार पर। तो नौकरशाही योग्यता प्रणाली पर आधारित व्यवसाय है। ठीक है। प्रशिक्षण, जो लोग चुने जाते हैं उच्च पदों के लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है कि आपको जिस पद पर जा रहे हैं आप किस तरह से आपको कार्य करना है, क्या ट्रेनिंग लेना है आपको, इसके लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। निश्चित वेतन व भत्ते। नौकरशाही की विशेषता है फ्रेंड्स कि नौकरशाही में जितने पद होते हैं हर पद का वेतन और भत्ता निश्चित होता है। जैसा पद उसी अनुसार उसका वेतन निर्धारित किया जाता है कि इस पद के लिए इतना वेतन मिलेगा, आपको इतने भत्ते मिलेंगे, ये आप चीज मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद आपको इतनी पेंशन मिलेगी। तो ये सब पहले से डिसाइड हो जाता है। ठीक है। तो नौकरशाही की एक विशेषता है कि इसमें निश्चित वेतन व भत्ते मिलते हैं। पदोन्नति के अवसर भी इसकी विशेषता है कि नौकरशाह जो होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके आगे बढ़ने के भी अवसर होते हैं नौकरी करते हुए, कि इतने साल के बाद उनको प्रमोशन मिल जाएगा। बाबू है तो बढ़कर के सीनियर बाबू हो जाएगा, अध्यापक है तो प्रवक्ता हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। तो ये पदोन्नति के अवसर भी इसमें होते हैं। ठीक है। अगला है अलगाव व अहंग की भावना। कार्ल मार्क्स ने अलगाव को नौकरशाही की प्रमुख विशेषता बताई है कि नौकरशाह जो है वो अलगाव और अहंग की भावना आती है। यानी जब कोई व्यक्ति अधिकारी बन जाता है तो उसको लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ। यानी जो जन सामान्य है, जनता से वो अपने आप को अलग और विशेष मानने लगता है कि भाई मैं अधिकारी हूँ, मैं विशेष हूँ। तो उसके अंदर ये विशेष की जो भावना आती है कि मैं विशेष हूँ, इनसे अलग हूँ, तो वह अहंकार जन्म लेता है। और जब अहंकार जन्म ले लेता है तो वहाँ वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। वहाँ वो नीचे वालों से, जनता से जो है वो आम व्यवहार नहीं करता, जो पहले व्यवहार करता था वो व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि अब उसको वो हीन समझता है, उसको वो मतलब अपने से बहुत नीचे समझता है। तो ये एक नौकरशाही विशेषता दिखाई देती है कि ये अपने आप को कुछ विशेष मानने लगते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, पद के प्रभाव में, पैसे के प्रभाव में अपने आप को कुछ विशेष समझते हैं। तो ये एक नौकरशाही की विशेषता है कि इनमें अलगाव और अहंग की भावना आती है, और अलगाव को नौकरशाही की प्रमुख विशेषता कार्ल मार्क्स ने माना है। ठीक है फ्रेंड्स। लाल फीताशाही। लाल फीताशाही नौकरशाही की एक बहुत प्रमुख विशेषता है। ये आलोचना में भी आप पढ़ोगे इसको। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि नौकरशाह जो है नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं, और नियमों और प्रक्रियाओं में कार्य जो है कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि उसका औचित्य ही समाप्त हो जाता है। तो लाल फीताशाह का मतलब होता है कि जब नियमों और प्रक्रियाओं के चक्कर में कोई कार्य इतना लेट हो जाए कि उसका महत्व ही समाप्त हो जाए, तो उस व्यवस्था को हम कहेंगे लाल फीताशाही। जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसका केस चल रहा है। अब केस चलने के लिए एक प्रक्रिया है कि भाई ऐसे केस चलेगा, यहाँ से फैसला होगा, जो हार गया वो बड़ी अदालतों में अपील कर सकता है। तो ऐसे हमारे यहाँ कई अदालतें हैं। अब पता चला मुकदमे चलते पता चला कि जिसके ऊपर फांसी का मतलब हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा लड़ते लड़ते हार गया। यहाँ से लोअर कोर्ट से फांसी हुई, उसने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, वहाँ फांसी रुक गई, फिर मुकदमा चलता रहा। चलते 20 साल 25 साल निकल गए, और वह व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या का मुकदमा था वो स्वाभाविक रूप से मर गया। मतलब अपनी पूरी जिंदगी जी करके मर गया। तब फैसला आया कि हाँ यह व्यक्ति जो है दोषी है, अब इसको फांसी पे दे दिया जाए। तो ऐसे देर से मिले न्याय से कोई मतलब है? जिसको न्याय की जरूरत है वो भी चला गया, जिसको दंड देना है वो भी चला गया।
तो इस तरह से ये लाल फीताशाही होती है कि औपचारिकताओं में इतना समय बर्बाद हो जाता है, नौकरशाह औपचारिकताओं में इतना बच जाते हैं कि कार्य की महत्ता का ध्यान ही नहीं रहता है, और इसी को कहते हैं लाल फीताशाही। तो ये नौकरशाही की फ्रेंड्स विशेषता थी। अब हम देखते हैं कि नौकरशाही के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये है नौकरशाही के कार्य। नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि नौकरशाही का मतलब अधिकारी और कर्मचारी, ये आप दिमाग में रखे रहिएगा। इसके बाद आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि अधिकारी कर्मचारी क्या करते हैं। जो वो करते हैं वही नौकरशाही के कार्य हैं। देखिए पहला चीज़ लिखा गया है कि नीतियों के निर्माण में परामर्श देना। नौकरशाही जो है वो मंत्रियों को नीतियों के निर्माण में परामर्श देते हैं। मैंने आपको बताया था कि मंत्री जो है वो उनको जो आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं वो नौकरशाह के द्वारा कराए जाते हैं। मंत्री जरूरी नहीं है कि जिस विभाग का मंत्री है उसके बारे में उसको जानकारी हो ही। वो वित्त का मंत्री है तो वित्त के आंकड़े वो जानता हो। रेलवे का मंत्रालय उसको मिला हुआ है कार्यभार, तो रेलवे के बारे में वो सब कुछ जानता हो। वो कुछ नहीं जानता है, उससे ज़्यादा जो अधिकारी होते हैं वो जानते हैं। तो वो जो है उसको परामर्श देते हैं किस तरह से नीतियाँ बनाना है। मंत्री एक बता देगा कि भाई हमको इस तरह से नीति चाहिए, हमको हमारी ये एजेंडा है, हमको इस तरह का नीति बनाना है। तो उसका नीति निर्माण में किस तरह से नीति बनेगा उसकी खाका जो है वो नौकरशाह ही खींचते हैं। आंकड़ों की जानकारी वो नौकरशाह ही देते हैं। तो इस तरह से मंत्रियों को नीतियों के निर्माण में परामर्श देना, नीति निर्माण में उनकी सहायता करना, ये जो है नौकरशाह का कार्य होता है। ये जो है अधिकारियों और कर्मचारियों का कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है नीतियों का निर्माण, नीतियों तथा निर्णयों के क्रियान्वयन करना। जो संसद से नियम बन जाते हैं, जो कानून बन जाते हैं, उनका क्रियान्वयन भी नौकरशाह ही करते हैं। कोई भी आदेश आता है तो उस आदेश का पालन कौन करता है? मंत्रियों के द्वारा कोई आदेश दिया जाए या कोई नियम कानून का पालन करवाने की बात हो तो वो अधिकारियों के द्वारा ही, कर्मचारियों के द्वारा ही, नौकरशाहों के द्वारा ही उन निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है, उसको वास्तव में धरातल पर उतारा जाता है। तो नौकरशाह जो क्या करते हैं, नीतियों के निर्माण में सहायता देते हैं, नीतियों तथा निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायता करते हैं, और सरकार और जनता के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। जनता से कोई समस्याएं हुई तो उसको सरकार तक पहुंचाना, सरकार के निर्णयों को सूचना जनता को देना, ये इनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ये पुल का कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये नौकरशाह का कार्य होता है। ये सरकार के निर्णयों की सूचना जो है जनता को देते हैं, जनता की कोई मांग है, कोई ज्ञापन है, उसको सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोनों के बीच में ये कड़ी का कार्य करते हैं। इसके अलावा विभिन्न हितों में सामंजस्य स्थापित करना। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और हर लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग हित होते हैं, अलग अलग मांग होती हैं। विभिन्न मांगों में सामंजस्य स्थापित करके समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण जो है वो नौकरशाह करते हैं। कोई जिले का डीएम है तो समाज में उसको जिले का कार्यभार अगर दिया गया है तो उस जिले में कितने तरह के लोग रहते हैं, क्या मांगे हैं, कैसे उनको मतलब कि उनकी मांगों का उचित समाधान निकाला जाए जिससे वहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। ये कार्य भी नौकरशाह का ही होता है कि विभिन्न हितों के सामंजस्य स्थापित करके समाज में व्यवस्था बनाए रखना, ये नौकरशाह का ही कार्य होता है। जन सेवक के रूप में कार्य करना। मैंने आपको बताया कि नौकरशाह की उपस्थिति जो है वो हर प्रकार की शासन प्रणाली में होती है। लोकतंत्र में भी ये होते हैं, तानाशाह में भी होते हैं, निरंकुश शासन प्रणाली में भी होते हैं। तो लोकतंत्र में नौकरशाहों का प्रयोग जो है वो जन कल्याण के लिए किया जाता है। नौकरशाही का प्रयोग जो है वो जन कल्याण में होता है, और तानाशाह में यही नौकरशाही का प्रयोग जनता के शोषण के लिए होता है। तो ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में जन सेवक के रूप में नौकरशाही कार्य करती है। वो सरकार की जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो एक तरह से जनसेवक की भूमिका में भी हमको नौकरशाह नजर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि संवैधानिक आदर्शों का क्रियान्वयन करना। हमारे जो संवैधानिक आदर्श हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक मानक स्थापित किया है कि देश इस तरह से चलेगा, उन संवैधानिक आदर्शों को, उनके संवैधानिक कानूनों का क्रियान्वयन जो है वो नौकरशाह ही करते हैं। तो ये नौकरशाह का महत्वपूर्ण कार्य है कि संवैधानिक जो आदर्श हैं, जो हमारे विधि हैं, कानून हैं, उनका क्रियान्वयन जो है वो नौकरशाह के द्वारा ही होता है। लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना। देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच भाईचारे की भावना रहे, दंगे फसाद कहीं ना हो,
इसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, और सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने में, एक दूसरे को मेल मिलाप स्थापित करने में नौकरशाह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखते हैं जब भी कहीं दंगे होंगे हो जाते हैं तो सरकारी अधिकारी जो है वो विभिन्न समुदायों के लोग के साथ बैठते हैं, उनके बीच के जो वैमनस्य हैं उसको वो दूर करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के बीच मेल मिलाप का प्रयास करते हैं। तो ये नौकरशाह का कार्य होता है कि उन लोगों के बीच सामाजिक सौहार्द को बढ़ाएं, जिससे समाज में शांति रहे, और जब शांति रहेगी तो देश का विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है लोक संपर्क व संचार के कार्य करना। नौकरशाह जो है वो जनसंपर्क के भी कार्य करते हैं, जनता से संपर्क में रखते हैं। संचार का मतलब सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो ये नौकरशाह का कार्य होता है कि जनता से संपर्क बनाए रखते हैं, उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो लोक संपर्क व संचार का कार्य भी नौकरशाही का होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जो सोचते हो कि अधिकारी कर्मचारी ये भी कार्य करते हैं, तो वो सब कार्य भी नौकरशाही में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ इतना लिख दिया तो इतने ही कार्य करते हैं। इसके अलावा भी नौकरशाह बहुत से कार्य करते हैं। आप जितना सोच सकिए कि नहीं सर इतना लिखे हैं तो इसका मतलब यही आते हैं, इसके बाहर नहीं आएगा, नहीं इसके बाहर भी आएगा। अगर आपने सोच लिया है कि नौकरशाह अधिकारी जो है ये भी करते हैं तो वो भी करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ तो यहाँ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन मेन चीज़ों को यहाँ लिख दिया गया है। तो ये नौकरशाही के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नौकरशाही कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, ये है नौकरशाही के प्रकार। एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही जो है वो 4 प्रकार की होती है। अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या प्रश्रय नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछता भी है कि आप इस 4 नाम को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि एफएम मार्क्स के अनुसार कौन नौकरशाही के प्रकार में नहीं आता है। तो इस तरह से पूछता है, तो इसलिए 4 नाम तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि वास्तव में ये होते क्या है। देखिए, पहला है अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही किसे कहते हैं? देखो, नाम है अभिभावक। अभिभावक का मतलब जैसे आपके कोई संरक्षक होते हैं, अभिभावक में आप किसको कहते हैं? माता पिता कहते हैं। तो अभिभावक क्या, जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। वो हमेशा ये चिंतित रहते हैं कि बच्चों का कल्याण किस तरह से हो। इसी तरह से इसका नाम रखा गया अभिभावक। अभिभावक नौकरशाही वह नौकरशाही होती है जिसमें नौकरशाह हमेशा जन कल्याण के प्रति चिंतित रहते हैं। जैसे अभिभावक अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहता है, उसी तरह से इस प्रकार की नौकरशाही में नौकरशाह जो होते हैं वो हमेशा जन कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं कि कौन सा कार्य किया जाए, जनता की अधिक से अधिक भलाई हो। ये जनता को अपने पुत्रवत मानते हैं, हमेशा उनके उत्थान के लिए प्रयास करते रहते हैं, उनके भलाई के में कार्य करने के लिए चिंतित रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो जैसा कि मार्क्स ने लिखा है कि इसमें ऐसे विद्वान अधिकारीगण होते हैं जो शास्त्रोक्त आचरण में दीक्षित होते हैं और हमेशा जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग जनहित में ही करते हैं। तो यहाँ इस तरह से व्यवस्था आपको दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ नौकरशाही का कौन सा रूप हमको दिखाई दे रहा है? अभिभावक नौकरशाही। यानी नौकरशाह अगर जनता के प्रति चिंतित है, उसको अपने पुत्रवत मान रही है, हमेशा जनता के भलाई के लिए सोच रही है, तो वो नौकरशाही का अभिभावक रूप होगा। जैसे कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जिस नौकरशाह की कल्पना की थी वो अभिभावक नौकरशाही का एग्जाम्पल में आता है। प्रारंभ में चीन और प्रसा में जो है वो अभिभावक नौकरशाही ही प्रचलित थी। ठीक है, वहाँ के अधिकारीगण जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे, जनता की भलाई के लिए चिंतित रहते थे। तो जहाँ पर नौकरशाह जनता की भलाई के लिए चिंतित रहे, हमेशा न्याय और कानून व्यवस्था को जनता के हित में करता रहे, तो उस नौकरशाही को हम कहते हैं अभिभावक नौकरशाही। दूसरा है फ्रेंड्स जातीय नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही फ्रेंड्स वे व्यक्ति ही अधिकारी बनने के योग्य होते हैं जो उच्च जाति से संबंधित होते हैं। नाम ही रख दिया गया जातीय नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही का जन्म तब होता है जब शासन व्यवस्था पर किसी एक वर्ग विशेष का कब्जा होता है और वो शासन में जो अधिकारी जो नियुक्त होते हैं उसके लिए ऐसी योग्यता रख दी जाती है कि जिसमें उच्च वर्ग के लोग ही आ पाए। तो यहाँ इस तरह की व्यवस्था होती है, किसी वर्ग विशेष के लिए ही जो है कर्मचारी और अधिकारी वर्ग विशेष से ही नियुक्त किए जाते हैं। तो उस नौकरशाही को हम कहते हैं जातीय नौकरशाही। नाम से स्पष्ट है, जाति मतलब एक जाति के, एक वर्ग विशेष के लोग यदि अधिकारी बनाए जाएं, कर्मचारी बनाए जाएं, तो उस नौकरशाही को हम कहेंगे जातीय नौकरशाही। और बिलोबे ने इस प्रथा को कुलीन तंत्र कहा। इस प्रकार की नौकरशाही को बिलोबे ने क्या कहा? कुलीन तंत्र। यानी ये कुलीनों का शासन है, यानी उच्च वर्ग के लोग ही इसमें रहेंगे शासन करने में और लोगों को इसमें स्थान नहीं मिलेगा। तो जहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि केवल किसी वर्ग विशेष को ही
नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, आरक्षण छोड़िए उन्हीं को भर्ती किया जाए, तो उसे हम कहेंगे जातीय नौकरशाही। प्राचीन रोमन साम्राज्य में इस तरह की नौकरशाही प्रचलित थी। 1950 में फ्रांस में भी इस तरह की नौकरशाही प्रचलित थी, और जो ब्रिटिश भारत था, भारत में भी इस तरह की नौकरशाही का हमको देखने को मिलता है। भारत में जो ब्रिटिश शासन उच्च पद जो थे, उच्च पदों पर जो है वो अंग्रेजी ही हुआ करते थे। अधिकारी बड़े बड़े जो है वो अंग्रेजी ही होते थे। तो क्या भारतीयों में योग्यता नहीं थी? योग्यता थी, लेकिन उस पद को इस तरह से बना दिया गया कि केवल अंग्रेजों के लिए ही वो आरक्षित हो गया, केवल अंग्रेज अधिकारी ही उस पर नियुक्त किए जाते थे। तो इस तरह की अगर नौकरशाही कहीं हमको देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग या किसी एक जाति से वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति हो, कर्मचारियों की नियुक्ति हो, तो उस नौकरशाही को हम कहेंगे जातीय नौकरशाही। अगला है संरक्षक या पश्रय नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही राजनीतिक लाभ पर आधारित होती है। फ्रेंड्स, चुनाव में विजयी जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो अपने समर्थकों को उच्च जो है प्रशासनिक पद पर, उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त करके इस तरह के नौकरशाही को जन्म देते हैं। इसका आधार जो होता है वो योग्यता नहीं होती है कि आप बहुत योग्य हैं इसलिए इस पद पर नियुक्त किया गया। इसका आधार जो है वो राजनीतिक दलों के निकटता होती है कि कोई व्यक्ति राजनीतिक दल की कितना निकट है, इसीलिए इसको लूट पद्धति कहते हैं। और अमेरिका जो है इसका परंपरागत घर रहा है। अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक ये प्रचलन रहा है। जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनता था तो वो पुराने जितने कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उनको सेवा मुक्त कर देता था और उनके पदों पर उनकी जो स्थान खाली होता था उस स्थानों पर अपने समर्थकों को नियुक्त कर देता था। तो जो उसके करीबी होते थे, जो उस राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। इसीलिए इसका संरक्षक या प्रश्रय, प्रश्रय मतलब आश्रय देना, यानी अपने समर्थकों को, अपने संरक्षकों को, अपने जो करीबी हैं उनको जो है उस नौकरशाही पे दे दिया था। इसमें कोई योग्यता नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक दलों के करीबी कितने हैं आप, इसी को दिखाया जाता है। इसीलिए इसको लूट पद्धति के नाम से भी जानते हैं कि पद कोई जीत गया तो उसने पद को लूट लिया और उसको अपने समर्थकों में बांट दिया। जैसे डाकू लूट लिया खजाने को और लूटने के बाद लो ये हार तुम्हारा, ये कड़ा तुम्हारा। तो इसमें भी राष्ट्रपति जीत के गया तो सारे पद पुराने वाले को हटा दिया, ले तुम इस पद पे हो जाओ, तुम इस पद पे हो जाओ, तुम इस पद पे हो जाओ, अपने समर्थकों में बांट दिया। तो ये जो है नौकरशाही का बहुत बुरा रूप था, इसीलिए इसको लूट पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका में बना रहा। 1829 से लेकर के 1883 ईस्वी तक ये अमेरिका में लूट पद्धति यानी संरक्षक या पश्रय नौकरशाही चलती रही। ब्रिटेन में भी 17वीं शताब्दी तक ब्रिटेन में भी ये नौकरशाही प्रचलित थी। और इस नौकरशाही को जो जन्म देने का श्रेय जाता है वो राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन को जाता है। ठीक है, तो ये संरक्षक नौकरशाही किसे कहते हैं कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर अपने करीबियों को नियुक्त कर देता है तो वहां पर इस प्रकार के नौकरशाही का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है योग्यता आधारित नौकरशाही। इस नौकरशाही का जन्म फ्रेंड्स इन तीनों प्रकार के नौकरशाहियों की कमियों के परिणाम स्वरूप हुआ। तीनों में कुछ ना कुछ कमियां थी जिसके विरोध में जो है योग्यता आधारित नौकरशाही का उदय हुआ। और इस प्रकार की नौकरशाही में व्यक्ति का चयन जो होता है नौकरशाह के रूप में वो उसकी योग्यता के आधार पर होता है, न कि जात के आधार पर, न तो राजनीतिक दल की निकटता के आधार पर होता है। इसमें परीक्षा होती है, भर्ती होती है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। विभिन्न परीक्षाएं पास करने के बाद आपका प्रशिक्षण होगा, तब जाकर के आपका चयन होगा इस पे। तो इसमें योग्यता आधारित होती है और आज विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित यही प्रणाली है, योग्यता आधारित नौकरशाही। क्योंकि इसमें लोक सेवकों का जो चयन होता है वो निष्पक्षता पूर्वक भर्ती के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा होता है, उनकी योग्यता के आधार पर होता है, ताकि वो निष्पक्षता पूर्वक कार्य करते हैं, वो किसी की दया पर नहीं रहते हैं, इसीलिए वो तटस्थ होकर के कार्य करते हैं। तो योग्यता आधारित नौकरशाही वर्तमान समय में सबसे बेस्ट नौकरशाही मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे नौकरशाही के प्रकार FM मार्क्स के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नौकरशाही के गुण और दोष को। तो फ्रेंड्स, ये है नौकरशाही के गुण और दोष। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए बहुत शार्ट में लिख दिया गया, कुछ मेन इनके जो गुण हैं और जो मेन इसका दोष है उसको लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए नौकरशाही का जो सबसे पहला गुण है कि इसमें प्रशासनिक कार्य कुशलता पाई जाती है। इसलिए क्योंकि नौकरशाह जो होते हैं वो प्रशिक्षित प्राप्त विशेषज्ञता युक्त व्यक्ति होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस क्षेत्र में उनको एक तरह से महारत हासिल होती है। तो ऐसे लोग जब कार्य करते हैं तो उसमें प्रशासन में कुशलता आती है।
ठीक है, ये ऐसे नहीं चले आते हैं, इनकी भर्ती होती है, विद्वान लोग होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, तो इससे जो है जो प्रशासन किया आता है उसमें कुशलता आती है। ये नौकरशाही की पहली विशेषता होती है। दूसरा है कि निर्णयों का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन। नौकरशाह जो होते हैं वो जितने भी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि इनकी जानकारी होती है, ये जानकार होते हैं, इसलिए उन निर्णयों का ये अक्षरशः पालन करते हैं, उनका कुशलतापूर्वक इनके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। क्योंकि बिना नौकरशाह के कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौकरशाह जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा है कि राजनीतिक तटस्थता। नौकरशाह जो होते हैं वो राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं, उनसे राजनीतिक दल से कोई बहुत विशेष लगाव नहीं होता है। सरकार जिसकी है उसके आदेशों का सिर्फ उनको पालन करना रहेगा। सरकार चली गई तो उससे उनको मतलब नहीं, जो सरकार आएगी उसके साथ काम करेंगे वो। ये राजनीतिक रूप से तटस्थ होते हैं। ये ना तो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और ना ही राजनीतिक दलों के साथ इनका विशेष लगाव होता है। ये निष्पक्षतापूर्वक नियम कानून के दायरे में रह करके अपने कार्यों का संपादन करते हैं। अगला है जनता के बीच जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। ये विद्रोह होने से रोकते हैं, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के जो आदेश होते हैं, नियम होते हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से अगर जनता को, भाई जनता तो आम व्यक्ति जो है सीधे सरकार से तो बात कर नहीं पाएगी, वो प्रशासन के माध्यम से ही जाएगी। तो अगर उस बात को सरकार तक नहीं पहुंचाई गई, उसका उचित समाधान नहीं निकाला गया, तो छोटे छोटे जो आक्रोश है वो विद्रोह में बदल जाएंगे। तो ये नौकरशाह जो होते हैं जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करके इसी आक्रोश को विद्रोह में बदलने से रोक देते हैं। तो इस तरह से ये नौकरशाही के गुण हुए। फ्रेंड्स, नौकरशाही की बड़ी आलोचना भी होती है और वर्तमान समय में नौकरशाह को लोग जो है बड़े अच्छे निगाह से नहीं देखे जाते हैं। इनकी छवि जो है जनता के बीच में बहुत अच्छी नहीं है और इसके प्रमुख आलोचकों में जो है वो रमजो म्योर जो है, लॉर्ड हेवार्ट, मर्टन माइकल क्रोजियर जो है, ये इनके प्रमुख आलोचक माने जाते हैं जो नौकरशाही की बड़ी आलोचना करते हैं। इसकी आलोचना में कहा जाता है कि नौकरशाह में जो है श्रेष्ठता और अहंकार की भावना आ जाती है। मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति नौकरी बन पा जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो वो अपने आप को समाज से अलग समझने लगता है, उसके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है और ये जो है नौकरशाह की बहुत बड़ी दुर्बलता है, बहुत बड़ा दोष है। दूसरा है कि लाल फीताशाही। मैंने बताया कि लाल फीताशाही का मतलब कि नियमों और प्रक्रियाओं की धुन में उतने पागल रहते हैं कि उनको कार्य की महत्ता का पता ही नहीं रहता। नियमों और प्रक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कार्य के इंपॉर्टेंस पर नहीं दिया जाता है। कभी कभी प्रक्रियाओं में इतनी देरी हो जाती है कि कार्य का जो असली वजह है वही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसमें लाल फीताशाही पाई जाती है। वही चीज़ लिखी है, देखो वाल्टर बेजहार्ट ने वही लिखा है कि यह एक अनिवार्य दोष है कि नौकरशाही अधिकारी परिणामों की अपेक्षा नियमित कार्यविधियों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये वाल्टर बेजहार्ट का परिभाषा है। इसी तरह का एक परिभाषा रमजो म्योर का है जो कि ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। कि इसमें कहा कि उन्होंने कहा कि इस बात में ज़्यादा आपत्ति नहीं है कि काम जो है नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर हो रहा है, लेकिन आपत्ति इस बात पे है कि अधिकारी जो है नियमों और प्रक्रियाओं की धुन में इतने पागल हो जाते हैं कि काम की महत्ता को तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ये रमजो म्योर की आलोचना है, वो भी लाल फीताशाही के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा है। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषाओं को जो है, जो कोटेशंस हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादी व यथास्थिति के समर्थक जो नौकरशाह होते हैं वो, उनकी प्रवृत्ति जो है रूढ़िवादी होती है। वो किसी परिवर्तन का विरोध करते हैं, वो जैसे चल रहा है व्यवस्था उसी तरह से बनाए रखने के पक्षधर होते हैं। तो ये इसकी आलोचना में कहा जाता है कि ये नौकरशाह जो होते हैं वो रूढ़िवादी और यथास्थिति के समर्थक होते हैं। ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जैसा चल रहा है बस उसे चलने दीजिए, जैसी व्यवस्था चल रही है उसे चलने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ नियमों में, प्रक्रियाओं में बदलाव जरूरी है। पहले के लोग कंप्यूटर नहीं चलाना जानते थे, अब कंप्यूटर जब क्रांति आई तो कहा गया कि भाई हर कर्मचारी को कंप्यूटर जानना जरूरी होगा। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई होगी जो पुराने नौकरशाह हैं कि भाई उनको आता नहीं है, तो वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन ये वर्तमान समय की मांग है कि अगर नहीं होगा, डिजिटलीकरण नहीं होगा, तो काम इतनी ज़्यादा है, इतना लोड है कि वो सही ढंग से संपादित नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बताया हूँ कि ये रूढ़िवादी और यथास्थिति के समर्थक होते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देने के समर्थक होते हैं। ये परिवर्तनशीलता का विरोध करते हैं, प्रगतिशीलता का विरोध करते हैं। तो ये नौकरशाही की आलोचना में कहा जाता है।
नौकरशाही की आलोचना में कहा जाता है कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो निरंकुशता की होती है। ये निरंकुश होते हैं। एक थाने का थानेदार अपने आप को बहुत निरंकुश समझता है, लगता है कि डीएम अधिकारी वही हो गया है। बात करने का उसका लहजा आप देखिए। तो एक तरह से जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी, वो अपने से जनता को तो अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है। सुपीरियर की भावना आती है, उनके अंदर निरंकुशता हो जाती है। और इसी बात को लॉर्ड हेवार्ड ने अपनी पुस्तक में, नवीन निरंकुशता की पुस्तक का नाम है, इसमें इन्होंने नौकरशाही को नई निरंकुशता की संज्ञा दी कि एक नवीन प्रकार की निरंकुशता है। उन्होंने लिखा कि नौकरशाही जो है ऐसी शक्तियां हथियाने का प्रयास करती है जो वास्तव में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी नौकरशाही की आलोचना, ये थी नौकरशाही की गुण। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि नौकरशाही के बिना जो है वो शासन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और वर्तमान में नौकरशाही की आप भूमिका को देखोगे तो हर क्षेत्र में आपको नौकरशाही की भूमिका आपको दिखाई देगी। इसके जो समर्थकों में अगर आप वहाँ जाए तो मैक्स वेबर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट लिया आता है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के संबंध में उनका पूरा एक सिद्धांत ही है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है इसलिए मैक्स वेबर को हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे। मैक्स वेबर के लिए हम अगले वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग केवल मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत नामक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।